आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। गौरव का पॉइंट ऑन ऑफ व्यू। शादी सीजन मेरा तो फेवरेट है। क्यों? अरे भाई, जब आप MBBS स्टूडेंट हो, वो भी बहुप्रतिष्ठित कॉलेज में, तो आप तो चाहेंगे ही कि बार बार फंक्शन हो ताकि आपको भर भर के सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिले। मेरी सीमा बुआ के जुड़वा बच्चों की शादी थी। हाँ, वही सीमा बुआ जो एंट्रेंस क्लियर होने से पहले कहती थीं, भाई साहब मुझे तो कम ही उम्मीद है कि इसका निकलेगा, आप ना लड़के को कोई दूसरा कोर्स करवा दो। भाभी भी तो आर्ट्स वाली है, बच्चे का साइंस में कहाँ कोई भविष्य। अब भगवान जाने कौन सा परिवर्तन हुआ है। शायद सीमा बुआ की लार ग्रंथियां शहद सिक्रेट करने लगी हैं, जो वो अचानक से एकदम मीठा बोलने लगी है। रिजल्ट के दिन हमारे पूरे अपार्टमेंट में भूकंप लाते हुए दौड़कर आईं और हाँफते हुए कहा, मैं ना कहती थी, भैया ये लड़का तो है ही तेजस्वी, रंग भी कैसा उजला सा चमकता है, साक्षात अश्विनी कुमार का अवतार है ये बच्चा, डॉक्टर बनना तो फिक्स था इसका। फिर माँ के हाथ के गुलाब जामुन घटक कर बोली, हमारी भाभी भी तो देवी समान है, इनके बच्चे का तो सक्सेस होना लिखा ही था। और तब से जो उनकी जुबान मीठी हुई कि कभी मेरे लिए कड़वे वचन निकले ही ना। वैसे तो मुझे सीमा बुआ की बनारसी साड़ियों और वही सड़े गले चमेली के फूलों की सुगंध वाले परफ्यूम के दाम जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी कॉलेज की छुट्टियां थीं और तारीफ का लालच। अरे हाँ, और रिश्तेदारी की शादी थी तो मेरा जाना मैंडेटरी था। जस्ट देसी फैमिली थिंग्स। तो भाई हम पहुंच गए शादी से 2 दिन पहले। हमारे चचेरे भाइयों को कुत्ते के माफिक खटवा रही थीं सीमा बुआ। प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे थे दोनों, तो वो तो सीमा बुआ की नज़रों में ऐसे भी मजदूर थे। मुझे कोई कुछ करने ही नहीं से रहा था। तभी मुझे बुआ हाँफती हुई दिखीं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी ननद की देवरानी आ रही है, स्टेशन लेने जाना होगा। मैं तैयार हो गया, उन्हें साथ लेकर गया। रास्ते भर उन्होंने देवरानी की भर भर के तारीफ की, जैसे कि उनकी बेटी नकछड़ी है, रूप रंग का ठौर ठिकाना नहीं है, 1 साल ड्रॉप लेकर भी PMT क्लियर नहीं कर पाई, फिर भी सीधे मुंह बात नहीं करती। और वो जो बिन देखे प्यार होता है ना, मुझे उस लड़की से वही हुआ था। मतलब जो लड़की सीमा बुआ को त्राहिमाम करने पे मजबूर कर दे भाई, उसे दिल में जगह देना तो बनता है। हम स्टेशन पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही जो सीमा बुआ की जुबान पे शहद चढ़ा, हाय, उधर गिरगिट के भी गाल गुलाबी हो गए, मानो कह रहा हो, धत्त पहले खामखाह मेरी तारीफ करता है, रंग बदलने की बेताज बादशाह तो तेरी बुआ है। हम उनकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि मेरे कॉलेज के प्रोफेसर का कॉल आ गया। मैंने बुआ से कहा कि आप लोग आओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। मैं कॉल अटेंड करके गाड़ी में बैठा। तभी 5 मिनट बाद सीमा बुआ का शिफॉन का आंचल लहराता दिखा। माँ है मेरे घर में तो मुझे लेडीज़ फैशन की भी अच्छी नॉलेज है। और सीमा बुआ के पीछे एक आंटी थी और उनके पीछे वो। भगवान भी आज शायद मूड में थे। मैंने यूं ही मजाक में लड़की को दिल में जगह देने वाली बात की थी, मगर ये जो सामने से चली आ रही थी, ये तो दिल की स्वामिनी बनने का रुआब रखती थी। हाइट अच्छी खासी थी, उस पर से दुनिया जहान की मासूमियत उसके चेहरे पर सिमटी हुई थी। काले शर्ट और ब्लू डेनिम में शी वाज लुकिंग ऑनसम। मैं उसमें खोया हुआ ही था कि सीमा बुआ की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। वो उससे कह रही थी, रोहू बेटा तू आगे बैठ जा, मैं और तेरी मम्मी पीछे बैठ जाएंगे। तभी उसने चिढ़कर कहा, हाँ बना दो मुझे मछली। रोहू हूं तो कार लेकर लेने क्यों आई, एक्वेरियम लाना था ना। मुझे हंसी आ गई। वो चिढ़ी हुई ही आगे बैठ गई। मुझे वो थोड़ी खोई खोई उदास सी लगी। खैर, मैं उसका दर्द समझ सकता था। मेरे ड्रॉप ईयर में सेम हाल मेरा भी था। तब बुआ की बड़ी बेटी की शादी में मैं भी मन मारकर ही आया था। बातों बातों में पता चला था कि उसके पापा नेक्स्ट डे आने वाले थे। सीमा बुआ बार बार उसे रोहू बुला रही थी और वो बार बार चिढ़ रही थी। क्यूट थी वो काफ़ी, पर जिस तरह से उसने एक बार भी मुझे देखा नहीं था और बुआ की बातों से चिढ़ रही थी, मुझे लग रहा था कि कहीं मेरा फर्स्ट लव अधूरा ना रह जाए। मुझे थोड़ा डाउट भी हो रहा था कि अगर ये बेवजह भाव खाने वाली निकली तो। फिर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, बस रिग्रेट मत होने देना।
भगवान से मिन्नतें करता हुआ मैं होटल के अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद रिफ्रेशमेंट लेने आया और मेरे दिमाग को हॉल में घुसते ही रिफ्रेशमेंट मिल चुका था। वो दिख गई थी। जूस के स्टॉल पर खड़ी थी वो। जिस तरह से वो जूस पे जूस ले रही थी, मालूम पड़ता था कि सागर सोखने की क्षमता रखती है। अपने बढ़े हुए हर्ट बीट को संभालते हुए मैं उसके पास गया और उससे बात करने की कोशिश की, पर रिस्पॉन्स काफ़ी ठंडा रहा उसकी तरफ से। मेरा मन बैठने लगा था, पर फिर भी प्यार होने लगा था और मैं पीछे नहीं हटने वाला था। सारे फंक्शंस में एथनिक कपड़े पहनती थी वो, और मैं सच कह रहा हूं, सादगी और मासूमियत का बेस्ट कॉम्बिनेशन थी वो। ऐसे ही शादी वाला दिन आया। आज वो थोड़ी अलग लग रही थी। ध्यान से देखा तो मालूम पड़ा कि मैडम ने मेकअप लगाया हुआ है। फिर कुछ देर बाद वो चिढ़कर कोने में जा बैठी। मैं भी गया पीछे पीछे देखने की माजरा क्या है। तभी कुछ वेटर्स ने उस पे कमेंट्स पास किए। अभी मैं लड़ने जा ही रहा था कि चटाक की आवाज आई। उसके सैंडल ने एक वेटर के सर को बजा डाला था। फिर वो मेरे तरफ आई और एकदम प्राउडली मुस्कुराकर बोली, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता मिस्टर वशिष्ठ। और वो चली गई अपने होटल रूम में, हाथ में सैंडल पकड़े और एक अजीब सी खुशी चेहरे पर लिए। ये तो एकदम अलग सी रोहिणी लग रही थी और मुझे प्यार हुए जा रहा था। अगले दिन विदाई के वक्त जहां सभी रो रहे थे, वहीं वो साइड में मुंह पर हाथ रखकर खड़ी थी। तभी बुआ जी रोते हुए बोलीं, हाय मेरी फूल सी बच्ची, जो ये प्रथा ना होती तो मैं तुझे कभी पराए घर ना जाने देती। ये सुन उसके मुंह से हाथ हटा और वो हंसते हंसते दोहरी हो गई। फिर भाग गई वो। ये इतनी जल्दी हुआ कि सबको लगा वो रोते रोते भागी है। सब अपना रोना भूल उधर देखने लगे। तभी मैंने कहा कि मैं देख कर आता हूं। जब मैं होटल की छत पर गया तो देखा कि वो बैठकर ठहाके लगाए जा रही थी और बगल में 2-3 जूस की बोतल रखी हुई थी। मैं भी जाकर बगल में बैठ गया। मैंने पूछा, तुम लड़की की विदाई में हंस रही हो? उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि टेस्टी सी खीर में किसी को मेथी दाना मिल गया हो। मानो मेरा वहां पर होना अनएक्सपेक्टेड के साथ अनएक्सेप्टेबल भी था। मगर फिर भी ज्वालामुखी से इश्क करो और लावा से डरो, ये दोनों एक साथ पॉसिबल है क्या? तो मैं भी बेशर्मी से डटे हुए बैठा रहा। फिर उसने कहा, क्यों लड़की की विदाई में हंसना क्राइम है क्या? वैसे तो घर वालों को छोड़ने तक को तैयार थी ये लड़की, और अब जब शादी हो गई है तो रो रो कर कह रही है कि मम्मी मुझे मत भेजो। मैं कैसे रहूंगी? मुझे भी उसकी बात पर हंसी आ गई। फिर उसने हंसते हुए कंटिन्यू किया, और तुम्हें पता है, सीमा आंटी पहले रो रो कर कहती थी कि किस घड़ी में ये लड़की इस दुनिया में आई। हे भगवान, जल्दी से इसे विदा कर गंगा नहाऊं। अब तुम ही बताओ, ये सारी बातें जानते हुए मैं कैसे बिना हंसे रह पाती? उसकी बातों में दम था। अब हम दोनों छत पार से नीचे विदाई का नज़ारा देखकर हंस रहे थे। फिर हम दोनों चुप हो गए। हमारे बीच की ये शांति मुझे काफ़ी खल रही थी, तो मैंने सोचा कि पूछ लेता हूं कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, एक्सक्यूज़ मी, एक बात पूछूं? उसने हंसकर कहा, तुम्हें कब से परमिशन की ज़रूरत होने लगी? जिस दिन से आए हो बेताल की तरह चिपक गए हो मुझसे। वैसे ये थोड़ा ईगो पर लेने वाली बात थी, मगर क्रश की बातें कहाँ ईगो पर लगती हैं। तो मैंने पूछने के लिए मुंह खोला, मगर उसकी आंखें देखकर डर के मारे मेरे मुंह से बस यही निकला, क्या तुम्हारे बाल असली हैं? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आंखों में पानी आने की हद तक हंसने के बाद उसने थोड़ा नज़दीक आते हुए कहा, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं शॉक्ड था कि ये लड़की मन की बातें जान लेती है क्या। ऊपर से उसकी नज़दीकी मेरे होश उड़ाए हुए थी। मेरे बांह मचल रहे थे उसे अपने आगोश में भर लेने को, और इस फीलिंग के बाद मुझे समझ आया कि हम लड़कों को दुनिया छिछोरा क्यों कहती है। मतलब उसकी ज़रा सी नज़दीकी से मेरे मन में इन ख्यालों का आना शायद दुनिया की नज़र में गलत हो, पर मेरे नज़र में नहीं था। अब आप ही सोचिए, बचपन से ही हमारे दिल में ये भर दिया जाता है कि बेटा तुम्हें कमाना है, घर खर्च उठाना है। इन सारे बोझ तले जलते रहने पर हमें अगर कहीं प्यार के फुहार की आशा दिखेगी तो पिघलना तो लाजमी है ना। खैर, मैं भी कहाँ इमोशनल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने नीचे झांक के देखा तो विदाई हो चुकी थी। तभी फ़ोन बजा। मैंने देखा कि हमारे इंटरनल्स के शेड्यूल आ गए हैं और कोविड के साथ चलते सिलेबस भी सही से कंप्लीट नहीं था, तो 4 दिन बाद कॉलेज खुलने का नोटिस भी। मेरे चेहरे पर 12 बजते देख उसने पूछा, सब ठीक ना? मैंने कहा, कल शाम को मुझे जाना होगा वापस कॉलेज। फिर न जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया,
रोहिणी, आई लाइक यू। इनफैक्ट आई लव यू। देखो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, पर फिर भी अगर मेरा थोड़ा सा भी चांस होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना। मैं इंतज़ार कर लूँगा तुम्हारा, जब तक तुम चाहो। इसके साथ ही उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। वो बिना जवाब दिए दौड़कर नीचे चली गई थी और मैं मानो सब कुछ हार चुका था। शक तो था कि वो मुझे पसंद करता है, मगर ऐसे प्रपोजल की उम्मीद नहीं थी मुझे। मैंने सोचा कि होगा ये भी बाकी लड़कों की तरह फंक्शन में लड़की दिखी, उसे ताड़ा, फंक्शन खत्म, मैटर खत्म। मगर इसने तो प्रपोज ही कर डाला। इतने दिनों में मुझे भी एहसास हो गया था कि वो बेहद ज़हीन लड़का था और दुनिया जहान की सारी मोहब्बत आंखों में भरकर मुझे देखता था। खैर, ये सारी बातें एक तरफ और मेरा एग्ज़ाम एक तरफ। मैं काफ़ी शंका में थी। मैं नीचे रूम में जाकर सो गई एंड गेस व्हाट, वो सपने में आया था। मेरी एक आदत है कि अगर कोई लड़का सपने में आए तो उस पे क्रश हो जाता है, पर इस लड़के पे थोड़ा बहुत क्रश तो ऑलरेडी था। मुझे तो अब शायद प्यार होने लगा था। वैसे भी इतने दिनों में मैं ये तो जान गई थी कि जैसा लड़का मुझे चाहिए था, ये 80% वैसा ही है। बाकी का 20% मैं ठोक पीट कर बना ही देती। फिर भी मन में विचारों के झंझावात चल रहे थे। हाँ भाई, हिंदी ठीक ठाक है मेरी। मैं कंफ्यूज थी कि उसे हाँ बोलूं या नहीं। मतलब एग्ज़ाम वाला मैटर तो आप समझ रहे हैं ना। खैर, इन सब बातों में डूबी हुई मैं जब लंच के लिए गई तो वो दिखा। उफ, कितना उदास था वो। मुझसे ढंग से खाया भी न गया। ऐसे ही थोड़ा बहुत खाकर रूम में भाग आई। मन अजीब सा हो रहा था। ऐसे तो एक हफ्ते से देख रही थी उसे, मगर आज उसे देखते ही ना जाने क्यों हाथ पैर ठंडे हो गए। भूख भी मर सी गई थी और पेट में कुछ गुदगुदी जैसा हो रहा था। मैंने अपनी फ्रेंड शिखा को कॉल किया। उससे पूछा कि मेरे पेट में गुदगुदी क्यों हो रही है, तो उसने कहा, सोचने वाली बात है, तू तो वेजिटेरियन है, तो पेट में मुर्गा भी तो नहीं हो सकता है जो उछल रहा हो। फिर अपनी मोटी बुद्धि चलाकर उसने बोला, शायद तू प्रेग्नेंट है। आप सोच भी नहीं सकते उस वक्त उस बैल बुद्धि को मैंने कितनी गालियां दी थीं। खैर, गलती मेरी थी जो मैंने उसे कॉल किया। अपने ख्यालों में डूबी मैं रूम से बाहर आ गई। मुझे आस पास से कोई मतलब नहीं था। तभी मैं सामने से आते एक लड़के से टकरा गई। हाँ, आप सबने सही सोचा, ये वही लड़का था जिससे आजकल मेरे चैन और सुकून की टक्कर चल रही थी। उसे अपने इतने करीब पाकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। अजीब सा फील हो रहा था उसके पास आकर। एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा था। उसके हाथ मुझे थामे हुए थे। चेहरे पर हल्की सी फिक्र दिखाई दे रही थी और आंखों में वही कलेजा चीर देने वाली उदासी। उसके चेहरे पर आते बाल उसे और अट्रैक्टिव बना रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि उसके गालों पर एक छोटा सा किस कर लूं, और साथ ही मन का दूसरा कोना अपने इस हवसी विचार को लेकर गिल्ट में भी था। 2-3 डुबकियां गंगा की मार चुका था वो गिल्ट में। खैर, ऐसी जिंदगी भर उसके बाहों में झूलते रहने का मेरा प्लान तो था, पर अभी तो उठना ही था। तो मैं ठीक से खड़ी हो गई और उसे थैंक यू बोला, पर उसने बस आंखों में देखा। ये लड़का जादूगर था। इसकी हल्की भूरी आंखें अलग सा जादू चला रही थीं। मैंने सर झटक कर उसके जादू से खुद को निकाला और भागकर वापस रूम में चली गई। मैं सच बता रही हूं, मेरे हाथ पैर ठंडे होकर कांप रहे थे। शायद तबीयत खराब हो रही थी मेरी। मुझे आसपास बस उसकी ही खुशबू महसूस हो रही थी। बड़ा ही वियर्ड फील हो रहा था। मैं फिर सो गई। अगले दिन सुबह हड़बड़ा कर उठी। आज उसे जाना था। रात को 11 बजे ट्रेन थी उसकी। आज सीमा आंटी के बेटे की शादी थी। वो अलग ही छाती पीटो प्रोग्राम चला रही थी। बार बार कह रही थी, अरे बेटे, भैया की शादी तो देख लेता। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग ये था कि उसने चिढ़कर कह दिया, शादी तो शादी होती है, बुआ सब एक जैसी। मैं अपनी शादी देखूंगा ना पूरी। ये लास्ट सेंटेंस बोलते टाइम उसने इंटेंस नजरों से मुझे देखा था। मैं सकपका गई थी कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। खैर, रात भर सोकर मेरे मन ने डिसाइड कर लिया था कि जो दिल में है वो बोल दूंगी। ऐसे दिल में रखकर भी क्या ही मिलने वाला था। परेशानी हो रही थी सो अलग। सोचा था दोपहर को बता दूंगी, पर सीमा आंटी ने सबको गिफ्ट देने वाले कपड़े मुझे दे दिए और मेरी कलाकारी का हवाला देकर पैक करने को कह दिया। मैं भी मन मारकर पैक करने लगी। उसके पैकेट पर कितने प्यार से मैंने गौरव बाबू लिखा था, मैं ही जानती हूँ। बिहारियों में लड़कों को बाबू कहते हैं, सीमा आंटी का बाबू ही था वो। मेरा बाबू सोना वाला बाबू नहीं लिखा मैंने। लिखते समय भी मैं फोकट का मुस्कुरा रही थी। सीमा आंटी के काम में ही मेरी शाम हो गई।
अब मुझे तैयार भी होना था। मैंने डिसाइड किया कि फटाफट तैयार होकर उससे मिल लूंगी। आज मुझे लहंगा प्यारा लग रहा था। मैंने आज खुद की मर्जी से थोड़ा बीबी क्रीम भी लगाया, फिर थोड़ा टिंट लगाकर खुद को आईने में देखा। सुंदर लग रही थी मैं। समय देखा तो 9 बज गए थे। मैं दौड़ी दौड़ी नीचे गई। वहां वो दिखा। मुझे उस वक्त उससे प्यारा कोई और नज़ारा नहीं लग रहा था। जी कर रहा था कि बस दौड़ कर जाऊं और उसके हाथ को थाम कर अपने दिल की बात कह डालूं। मगर सीमा आंटी थी ना, मेरे प्यार की दुश्मन। उन्होंने आकर मुझे पैक किए हुए गिफ्ट्स लाने को कह दिया। मैं जल्दी से दौड़ कर गई, मगर अकेले एक बार में सारे पैकेट्स आने से रहे, इसलिए थोड़े पैकेट्स लेकर गई। उन्हें रख कर बाकी बचे हुए गिफ्ट्स लाने चली गई। जब दोबारा नीचे गई तो वो वहां नहीं था। सीमा आंटी भी नहीं थी। मैं दौड़कर बाहर गई तो देखा कि कार निकल चुकी थी। उसकी मम्मी दरवाजे से वापस आ रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई, मगर मैं कैसे मुस्कुराती, वो जा चुका था और शायद सब खत्म। अपने कमरे में आकर मैं रोना नहीं रोक पाई। न जाने कितनी देर तक रोई मैं। जब माँ ने आकर कारण पूछा रोने का, तो मैंने कहा, घर चलो माँ, कितनी पढ़ाई छूट रही है। ऐसे मत लाया करो फंक्शंस में, मेरा दिल दुखता है। उन्होंने भी पढ़ाई को रीज़न मानकर ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। फिर उनके जाने के बाद न जाने कब तक मैं रोती रही, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। अगले दिन शाम को मैं अपने घर निकल गई। बहुत खाली खाली सा लग रहा था, मगर मैंने खुद को समझा लिया था कि शायद यही जिंदगी है। किसी की जिंदगी में मोहब्बत मौसम की तरह आता है, तो किसी में बस हवा के झोंके की तरह। ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी याद थी। मैं हमेशा उसे खुश होकर याद करना चाहूंगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।